हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस 2019 फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड एक आप सभी लोगों का जो डाउट है कि सर अगर हम बात करें यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ 18 से 27 एज ग्रुप में हरियाणा रीजन में हमारी गई है 100.484 और अगर एससी कैटेगरी कट ऑफ की बात करें ये गई है हमारे पास 102.08। तो सबसे पहला डाउट तो ये उठता है हमारे दिमाग में कि एससी कैटेगरी कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से ज़्यादा कैसे जा सकती है। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा डाउट ये है कि सर 100 मार्क्स में से 100 से ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं। ठीक है, एक ये तो जो एसएससी एस्पिरेंट है, सीरियस एस्पिरेंट है, उन्हें पता ही है इस बारे में। जो लोग नए हैं उन्हें मुझे बताना पड़ेगा। और बाकी एससी कैटेगरी कट ऑफ यू अनरिजर्व्ड कैटेगरी कट ऑफ से ज़्यादा कैसे गई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। रिजर्वेशन किस तरह से होता है इंडिया में उसके बारे में भी आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। साथ ही साथ आने वाली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको जोन किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं। एसएससी एमटीएस में आप लोगों को पता है फाइनल रिजल्ट आता है, आपको स्टेट पता चल जाती है कि स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, लेकिन आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन से जोन में आपका एलोकेशन होगा। राइट, तो 2016 में जब एमटीएस हुआ था उन्होंने किस तरह से जोन एलोकेशन किया था वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो भी जरूर देखना और आगे के प्रोसेस की भी बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस क्या होता है एमटीएस एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि एमटीएस एग्जामिनेशन में आपसे डिपार्टमेंट नहीं पूछते कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको करना है, वो रैंडम एलोकेशन कहलाता है। एक एल्गोरिथम है जो वो फॉलो करते हैं जिससे जो ये डिसाइड करता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जॉब दी जाएगी। ठीक, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही अब मैं आपसे स्टार्ट करने वाला हूं जो हमारे डाउट्स हैं। सबसे पहले तो कि 100 से ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकती है अगर पेपर ही 100 नंबर का था। देखो एसएससी एग्जाम्स में होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, तो शिफ्ट को बैलेंस करने के लिए कि ऐसा ना हो किसी को अनड्यू एडवांटेज मिल जाए अपनी शिफ्ट की वजह से, नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला एसएससी ने डिसाइड किया हुआ है, वो इंप्लीमेंट किया जाता है सभी के रो स्कोर पे और एक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आते हैं। ठीक है, सपोज करो एक एस्पिरेंट है जिसके 80 नंबर है। ठीक है, और एक और एस्पिरेंट है जिसके है 90 नंबर। दोनों का लेवल अलग अलग एग्जाम दिन उनका पेपर पढ़ा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोनों का प्रिपरेशन लेवल सेम है तो एक इस तरह का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर दोनों बंदों का लेवल सेम था, टैलेंट पूल दोनों का बराबर था, यहाँ पे इसके 90 है इसके 80 है, इसकी वजह से रीजन यही होगा कि इसकी शिफ्ट इजी पड़ गई होगी और इसकी शिफ्ट हार्ड पड़ गई होगी। ठीक है, तो इसके साथ तो अनफेयर हो गया। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करता है। वो क्या करता है, इजी शिफ्ट में कुछ मार्क्स आपके क्या कर देगा, घटा देगा। अगर ये वाली इजी शिफ्ट है तो कुछ मार्क्स घट जाएंगे और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में आपके मार्क्स बढ़ते ही हैं। जो सबसे ईजी शिफ्ट होती है उसमें मार्क्स घटने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक, तो इस तरह से कुछ काम करता है, आप ये मान के चलो। तो होता क्या है इसमें, जैसे मार्क्स बढ़ते हैं, मान लो किसी का हार्ड शिफ्ट में पेपर पड़ा, उसके 95 स्कोर है और उसका पेपर भी हार्ड शिफ्ट में पड़ गया, उसमें भी उसने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, तो उसके स्कोर 100 क्रॉस कर जाता है, 101, 102, 103 आराम से चला जाता है। ऐसा एसएससी एमटीएस में भी हुआ है। सीजीएल में भी हमने देखा है कि 200 नंबर के पेपर में कैसे लोग 220 तक स्कोर कर जाते हैं। सीएचएसएल में भी हमने देखा है 200 में से 200 से ज्यादा नंबर लोग लेके आते हैं, 206, 207। ठीक है, ये होता रहता है। एमटीएस में भी यही सीन है सिर्फ। तो काफी लोग हैं जिनका 100 से ज्यादा स्कोर है। काफी इन द सेंस बहुत ऐसा बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ लोग हैं जिनके 100 में से 100 से ज्यादा मार्क्स आए थे 2019 में एमटीएस एग्जामिनेशन। ठीक, अच्छा जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई सबसे ज्यादा कट ऑफ हमारी हरियाणा रीजन की ही गई है। तो हरियाणा रीजन में ही 18 से 27 एज ग्रुप में यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ये है। अब हम इसे समझेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, एससी कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा कैसे चली गई अनरिजर्व कैटेगरी से। देखो सबसे पहले तो बेसिस आपको पता होगा अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते जिसे रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एससी कैटेगरी के लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं, एसटी कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, ओएच होता है, ओबीसी कैटेगरी हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, इसके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं कि इतनी सीट्स फिक्स हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बंदा ही ले सकता है। एससी कैटेगरी की सीट्स को एससी कैटेगरी का बंदा, एसटी कैटेगरी की सीट्स को एससी कैटेगरी का बंदा। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की सीट्स को ओबीसी कैटेगरी का एस्पिरेंट ही ले सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का अगर आपको जानना है तो वो वीडियो देख लेना, कहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे जैसे ये 4 कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, अगर जो सीट्स इन पर्टिकुलर पर्संस के लिए रिजर्व्ड है तो यही लोग इस सीट्स के लिए compete कर सकते हैं। लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं इसके लिए सभी लोग compete कर सकते हैं। चाहे आप एससी कैटेगरी के हो तब भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ले लोगे, एसटी कैटेगरी के पर्सन हो तब भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पे compete कर सकते हो। मान लो कोई जॉब निकाली गई जिसमें हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी की 3 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी की 0 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी की हमारे पास 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी की भी 0 वैकेंसी है। ऐसा हो सकता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो रूल फिक्स होता है कि हर डिपार्टमेंट में इतने परसेंट कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से होंगे, इतने परसेंट कैंडिडेट्स इस कैटेगरी से होंगे, लेकिन हर बार वैकेंसी प्रॉपर नहीं होती। मान लो प्रमोशन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बंदों का ज्यादा हो गया तो वहां पे वैकेंसी बची ही नहीं अदर कैटेगरी के लिए, तो फिर इस तरह से चेंज होता है। ओवरऑल एक परसेंटेज मेंटेन किया जाता है हर डिपार्टमेंट में कि इस कैटेगरी के इतने लोग रहेंगे, ठीक। तो अगर हम वैकेंसी निकलती है, मान लो अनरिजर्व कैटेगरी की 3 वैकेंसी है, SC ST OBC कितनी है, तो ऐसा है क्या कि SC कैटेगरी वाले अब जॉब अब कंपीट ही नहीं कर सकते या फॉर्म ही नहीं भर सकते, जॉब ले ही नहीं सकते? ले सकते हैं, वो SC कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, लेकिन उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। मान लो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ आती है आपकी 100 में से 90 नंबर, और कोई SC कैटेगरी का बंदा है जो 92 नंबर लेके आता है, तो उसे जॉब मिलती है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऐसे OBC कैटेगरी का बंदा अगर UR की इससे ज्यादा कट ऑफ लेके आएगा तो उसे UR कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिल जाएगा, वो सीट अनरिजर्व कैटेगरी की लेगा। OBC के कैटेगरी की सीट्स इंटैक्ट रहेंगी, उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा उस पर्सन के सिलेक्शन की वजह से। जैसे ही मैं आपको एक बार रैंक से भी दिखा देता हूँ, मैंने टॉप 10 रैंकर्स का आपको डेटा दिखाया था जिन्होंने MTS में टॉप किया है। आप देखोगे यहाँ पे यूनाश खान है, ये बिलोंग करते हैं आपके OBC कैटेगरी से, लेकिन इनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है क्योंकि इनकी रैंक 4 है, बहुत अच्छा स्कोर इन्होंने किया, तो इसकी वजह से इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ही सीट मिल गई, OBC कैटेगरी की सीट्स चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हिमांशु है, वो भी OBC कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से उन्होंने सिलेक्शन लिया है। अमर सिंह मीना है, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से इन्होंने सिलेक्शन लिया है, और ऐसे ढेरों लोग हैं। अगर मैं बात करूं टोटल MTS 2019 में हमारे पास वैकेंसीज थी 8992, जिसमें से अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज आपके पास 4223 थी, लेकिन अगर हम बात करें इन 4223 कैंडिडेट्स में SC कैटेगरी के 206, ST कैटेगरी के 71, 913 OBC के और 994 EWS कैटेगरी के एस्पिरेंट्स से जिन्होंने सिलेक्शन लिया है इन 4223 सीट्स पे। ऐसे ही इस बार नहीं है, 2016 में भी ऐसे ही हुआ था। 2016 का रिजल्ट है MTS का, हमारे पास 10,674 वैकेंसी थी, जिसमें इतने कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अदर कैटेगरीज के थे, जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी से, जो वैकेंसी किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, उस पर सिलेक्शन लिया था क्योंकि उनकी कट ऑफ मार्क्स थे कट ऑफ से ज्यादा, ठीक। तो मैंने आपको ये चीज तो क्लियर कर दी कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेके आते हो, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन जो आपके सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। अगर आप SC कैटेगरी के हो तो आपको SC कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा, OBC कैटेगरी से हो OBC कैटेगरी से ट्रीट किया जाएगा, चाहे आपका सिलेक्शन कैसे भी हुआ हो, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत वहां पे नहीं आएगी, इसकी वजह से कोई आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मान लो कोई लोग हैं जो क्या करते हैं, अपना कैटेगरी का फायदा पहले उठा लेते हैं, मतलब जैसे आपको पता है रिलैक्सेशन भी दिया जाता है आपकी। अगर हम बात करते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हो SC ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है अपर एज लिमिट में। मान लो जैसे SSC MTS की फाइनल एज लिमिट थी 27 ईयर्स, अगर आप SC कैटेगरी के पर्सन हो और आपकी एज है 30 ईयर्स, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है ना आपके पास, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रिलैक्सेशन को यूज कर रहे हो तो आपको फिर SC कैटेगरी में ही रहना पड़ेगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे OBC कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, कोई पर्सन है 29 ईयर्स का, उसने फॉर्म फिल कर दिया तो उसने एज रिलैक्सेशन यूज कर लिया अपना, तो फिर आगे वो अनरिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं ले सकता, ठीक है, उसे अपनी कैटेगरी में ही कंपीट करना पड़ेगा। अब बारी आती है यहाँ पे, अब हरियाणा रीजन की कट ऑफ हमारे पास, वापस उसी पॉइंट पे आता हूं कि हरियाणा रीजन की SC कैटेगरी कट ऑफ 102 गई है और अनरिजर्व कैटेगरी की 100.48 गई है। तो ऐसा कैसे हुआ, देखो आप देखोगे यहाँ पे वैकेंसीज भी दिखा रखी है। हरियाणा रीजन की आपके 18 से 27 एज ग्रुप में सिर्फ एक वैकेंसी थी SC कैटेगरी की, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी, 5 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ इतनी है, SC कैटेगरी की कट ऑफ एक पर्सन ने फिल करी है, और ये पर्सन वही होगा जिसने अपना एज रिलैक्सेशन यूज किया होगा, ठीक है, उसने वो 27 साल से बड़ा रहा होगा और फाइनली उसका सिलेक्शन इस पर्टिकुलर पोस्ट पे हुआ है, ठीक है। तो वो SC कैटेगरी में ही काउंट होता। अगर वो भी हमारा 27 से कम एज का होता, ठीक है, एज रिलैक्सेशन उसने यूज नहीं किया होता, तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाता, तो कट ऑफ चेंज हो जाती है SC कैटेगरी की। लेकिन उसने रिलैक्सेशन यूज किया है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे SC कैटेगरी में हो गया है। आई होप ये चीज क्लियर है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताता हूँ, आप कहोगे तो मैं उसके पर्सन के बारे में भी बता सकता हूँ आपको, जो SC कैटेगरी से हरियाणा रीजन में सिलेक्ट हुआ है 18 से 27 एज ग्रुप में और जिसके मार्क्स इतने हैं, ठीक है। वो पर्सन कोई और नहीं है, आप रैंकर्स देखोगे ना, टॉप 10 रैंक मैंने निकाली थी, तो आप देखोगे SC कैटेगरी का एक पर्सन है जिसने SC कैटेगरी में ही सिलेक्शन लिया है हरियाणा रीजन से, और उनका नाम है दिनेश कुमार। तो ये 102 स्कोर करने वाले 100 में से जो पर्सन है वो दिनेश कुमार ही है, और उनकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है, और कैटेगरी रैंक इनकी मेरे ख्याल से हो सकता है इनकी कैटेगरी रैंक रही है SC कैटेगरी से 1,
ठीक है, और इन्होंने हरियाणा ऑप्ट किया है। क्या ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? तो ये पर्सन 102 स्कोर करने वाले कोई और नहीं है, दिनेश कुमार है। तो डेटा बहुत कुछ बोलता है। अच्छा, अगर हम बात करें 18 से 27 एज ग्रुप में ही आप और भी चीजें देखोगे यहाँ पे, जैसे अलग अलग रीजन हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखोगे मेघालय रीजन से ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा गई है एज कम्पेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो दो एस्पिरेंट है जिन्होंने ओबीसी सिलेक्शन लिया है, इनकी एज भी ज्यादा हो रही होगी 27 साल से। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी 18 से 27 एज ग्रुप में यह हुआ है, ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा गई है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से। बिहार रीजन में भी देखोगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 91 है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ हमारी गई है 91.33, यहाँ पे है 91.45। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा चली जाए किससे, अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से? नहीं हो सकता। इतना होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी से, क्योंकि यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन नहीं है, आपको कोई और रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किए जाओ। तो यूआर से ज्यादा लेके जाओगे तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप आपके जितने भी डाउट्स है सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप वैकेंसीज भी देख सकते हो। हरियाणा रीजन की वैकेंसी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाने के पीछे रीजन क्या है कि हरियाणा रीजन में वैकेंसीज बहुत कम है, और हरियाणा रीजन से ही बहुत सारे लोग एनपीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। हरियाणा रीजन पर आप देखोगे 18 से 25 एज ग्रुप में सिर्फ 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की तो आपके पास 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 है, बाकी एससी की 0 वैकेंसीज है, यहाँ पे एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। इस तरह से बहुत कम वैकेंसीज है, ठीक है। बाकी सभी रीजन में अच्छी वैकेंसीज भी है, लेकिन हरियाणा में बहुत कम है। और ऐसे 18 से 27 एज ग्रुप में भी हरियाणा रीजन की सिर्फ 9 वैकेंसीज थी, अनरिजर्व की 5, बाकी सबकी 1-1। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है। ओवरऑल हमारे पास 9069 वैकेंसीज थी, इसमें भी कुछ चेंज हुआ होगा। टेंटेटिव वैकेंसीज थी जो कि लास्ट आई थी हमारी 19/10/2020 में। हो सकता है इसमें फाइनल में थोड़ा चेंज किया हो, फाइनल रिजल्ट में हमारा 89 कुछ दिखा रहा था, तो थोड़ी सी घटी होंगी वैकेंसी। अच्छा, ये एज ग्रुप में बांटा गया था 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप में 2019 के अंदर। हो सकता है 2020 में भी इसी तरह से एज ग्रुप में बांटा जाए। तो इसके बारे में क्या होगा, होता क्या है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप 18 से 25 के एज ग्रुप में हो तो 18 से 25 के एज ग्रुप में ही आपको चयन किया जाएगा, आपको देखा जाएगा। लेकिन सपोज करो एक ग्रुप है मेरे पास, एक 18 से 27 साल का, मान लो आप 24 साल के हो। 24 साल की उम्र में आपने क्या देखा कि इसमें जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसमें आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आप इसकी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, 18 से 27 के एज ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है। तो और फायदा क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे 18 से 27 के एज ग्रुप में ही मैक्सिमम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का यूज किया होगा। एज रिलैक्सेशन वाले मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको 18 से 27 वाले एज ग्रुप में मिलेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे ये चीज देखने को मिली है कि अदर कैटेगरी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा चली गई। रिजल्ट में एक चीज और थी, 607 कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका गया है अभी, ठीक है, उनके रोल नंबर राइट अप पे दे रखे थे। ये किस वजह से, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है यहाँ पे, सस्पेक्टेड मॉल प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा था एमटीएस एग्जाम में कुछ मॉल प्रैक्टिस हुई होंगी। जैसे जब एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था, मैं आपको एक छोटा सी चीज और बता देता हूँ। डीवी के टाइम पे वो चेक करते हैं, उनके पास आपका जो टीयर 1 में आप वो देते हैं ना फॉर्म आपको, जिसमें आपको एंट्री करनी होती है, अपना नाम लिखना होता है, फोटो वगैरह चिपकानी होती है, मदर्स नेम, ठीक है, साइन वगैरह करने होते हैं, एक रनिंग हैंड राइटिंग में कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है, वो सारे एडमिट कार्ड्स के डेटा होते हैं उनके पास, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 सभी एग्जाम्स के उनके पास आपका रिकॉर्ड होता है डीबी के टाइम पे, जब आपका डीबी हो रहा होता है, तो वो चेक करते हैं कि जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जो साइन है वो सारे के सारे सेम है या नहीं है। ऐसा ना हो टीयर 1 में आपने अलग साइन कर रखे हैं, टीयर 2 में अलग, तो ये सस्पेक्टेड मॉल प्रैक्टिस माना जाता है। ऐसा लगता है किसी और ने आपकी जगह जाके वहां पे एग्जाम दे दिया, और वहां पे थंब इंप्रेशन, वो सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं। तो एमटीएस एग्जामिनेशन में 607 कैंडिडेट ऐसे निकले हैं जिनके साथ डेटा में थोड़ा चेंज देखने को मिला है, इसलिए उनका रिजल्ट अभी रोका हुआ है। और सीजीएल सीएचएस में तो मैंने देखा नहीं कभी इतना बड़ा नंबर, लेकिन एमटीएस एग्जामिनेशन में ये बहुत बड़ा नंबर है, कितने लोगों को सस्पेक्टेड केस में डाला गया है, ठीक। बाकी कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आपको लगता है रिजल्ट में आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, आपने एक पर्टिकुलर जोन से भरा था लेकिन उसकी कट ऑफ क्लियर हो रही है लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो एसएससी को 1 महीने के अंदर आप इंटीमेट कर सकते हो इस चीज के बारे में। और जो डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होती है, वो एलोकेट एसएससी के रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। आपको कब डिपार्टमेंट अलॉट होगा, इस सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप जानते हो अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स के लिए तैयारी कराते हैं, ठीक है, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी से आज के टाइम पे कराई जा रही है, जिसमें एसएससी एग्जाम्स के टॉप एजुकेटर्स आपको मिल ही जाएंगे।
तो अलग अलग बैचेस होते रहते हैं, अलग अलग एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी से कर सकते हो, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लान में आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे आपको, वाईफाई स्टडी हो गया या फिर कोई और एजुकेटर्स हो गए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, जिनसे भी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, मैक्सिमम टीचर्स आपको अनअकैडमी पे मिलेंगे। सबके डिटेल्ड कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनअकैडमी पे मिल जाते हैं। ठीक है, 70+ एजुकेटर्स एसएससी कैटेगरी में है। ठीक है, तो डेली आपकी 300 क्लासेस होती हैं, बोल दो आप सारी अटेंड करोगे नहीं, उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, वो क्लासेस देख सकते हो आप। ठीक है, लाइव डाउट पूछ सकते हो, लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप पूरी तैयारी अपनी अनअकैडमी से भी कर सकते हो। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग बैचेस आते रहते हैं। ठीक, और अनअकैडमी पे फ्री चैंपियनशिप भी होती है। ठीक है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं फ्री, जो आप दे सकते हो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके। ठीक है, जैसे कि अभी अनअकैडमी कॉम्बैट होता है हर हफ्ते संडे को, जिसमें अलग अलग प्राइजेस अनाउंस किए जाते हैं। मान लो आप टॉप रैंक करते हो तो सब्सक्रिप्शन फ्री दे देंगे या फिर डिस्काउंट दे देंगे, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, वो अलग चीज है। बाकी आप ये है कि कम से कम आप फ्री वहाँ पे क्लासेस देख सकते हो। मेरी भी डेली तो नहीं, महीने में 10 से 15 दिन फ्री क्लासेस होती है। ठीक है, जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। जैसे अभी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएल के ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं वहाँ पे स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में। 8-10 क्लासेस ज्योमेट्री की मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन सीएचएसएल के मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पेपर्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे चैप्टर भी करा रखे हैं मैंने बेसिक से। वो सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पूरी तैयारी अनअकैडमी से करना चाहते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो रेफरल कोड RB10 लगाओगे आप, तो अनअकैडमी के सभी प्लान्स पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, प्लान्स कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट है, और भी कुछ डिस्काउंट मिलता है, लॉगिन बोनस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रेट कम ही पड़ता है, और सभी एजुकेटर्स आपको एक ही प्लान में मिलते हैं। तो आप अपनी पूरी तैयारी अनअकैडमी से कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, वो अब सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक्सपेक्टेड पेपर हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च को दिन में 3 बजे मेरा फ्री क्लास का टाइम होता है। कोई और पूछना तो भी पूछ सकते हो आप। और अगर हम बात करेंगे, एक और स्पेशल क्लास होगी जिसमें टॉपर्स के साथ एक छोटा सा डिस्कशन होगा, जो कॉम्बैट टॉपर है उनसे थोड़ा डिस्कशन करेंगे किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा चीज़ों को जानने में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली होगी जो आपको पहले नहीं पता होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।